हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट। तो उस पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट को हम करेंगे और उसके डिटेल जानेंगे। उस क्वेश्चंस के क्वेश्चन कहने के लिए फ्रेंड्स तो 10 ही रहता है, काउंट करेंगे, लेकिन उसका डिटेल जानेंगे तो उसकी एक एक चीज़ों को हम जानेंगे तो उससे कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आप ये मत सोचा करिए कि उसमें 10 ही क्वेश्चन रहता है। और फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन हम पूछते हैं लास्ट में उसका रिप्लाई आप लोग ज़रूर किया करिए, इससे बेनिफिट आप लोग का होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, जल, डेसिबल, न्यूटन, नैनो इकाई। तो ये बहुत आसान है, इसका आंसर होगा डेसिबल। अब ध्वनि प्रदूषण होता क्या है, ध्वनि प्रदूषण का अर्थ क्या है? तो इसको हम जानते हैं, कंपन करने वाली प्रत्येक वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है, और जब वही ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है और हमारे कानों को अप्रिय लगने लगती है, इस अवांछनीय ध्वनि और उच्च तीव्रता वाली ध्वनि को हम शोर कहते हैं। वायुमंडल में अवांछनीय ध्वनि की मौजूदगी को ही हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण इसको हम कहते हैं। अब ये जो डेसिबल है वो ध्वनि प्रदूषण के मापने की इकाई है। अब WHO द्वारा कितने डेसिबल सुनने नॉर्मली जो होता है, सामान्यतः हम उस पर सुन सकते हैं, जनरली जो हम लोग सुनते हैं, तो वो दिन में वो WHO अलाउ किया है 45 डेसिबल और रात्रि में 35 डेसिबल। ठीक है, इससे अगर ज़्यादा है तो वो हमारे लिए हानिकारक होगा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? ऑप्शन देखते हैं, लैपिस, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, जलप्रपात। तब इसका आंसर होगा यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा होता है और इसका नामकरण अंग्रेजी की वर्णमाला का अक्षर यू के आधार पर हुआ है, जिससे इस घाटी की आकृति मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन एक है वी आकार की घाटी। तब वी आकार की घाटी कैसे बनती है? वी आकार की घाटी का नामकरण भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर वी के आधार पर किया गया है। इस आकार की घाटियों का निर्माण जो है युवा नदियों के द्वारा होता है। जब इन नदियों के निकटवर्ती जो कटाव होते हैं, निम्नवर्ती कटाव द्वारा इनकी तली कम गहरा रहता है, ठीक है, साइड साइड में ज़्यादा रहता है, तो ये वी आकार की घाटियों का निर्माण कर लेती हैं। देखते हैं, क्वेश्चन ये है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, सुवर्णरेखा नदी, सिंधु नदी। तो इसका आंसर होगा सुवर्णरेखा नदी। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सुवर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्यों से बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। ये नदी रांची नगर में 16 किलोमीटर वहाँ से दूर जाएंगे हम तो दक्षिण पश्चिम एरिया है वहाँ का एक, तो वहाँ पे एक नगड़ी गांव है, वहीं से रानीचुआ नामक स्थान से ये निकलती है और बलेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती और नर्मदा, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती हैं। इसको हम एक बार मैप में देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से होते हुए ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। बलेश्वर नामक स्थान है यहीं आसपास, तो यहाँ से होके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यहाँ देखिए अरब सागर में यहाँ पे ये ताप्ती, नर्मदा, सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MP में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर। तो इसका आंसर होगा भोपाल।
भारत का हृदय कहे जाने वाला मध्य प्रदेश देश विदेश में पर्यटन स्थल, खान पान, शिल्पकारी, बुनकरों आदि के लिए जाना जाता है। एमपी राज्य की राजधानी भोपाल, जिसे झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है। लोअर लेक और अपर लेक जैसी दो सुंदर झीलों के कारण ही भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है। अब भोपाल को राजा भोज की नगरी भी कहते हैं। अब राजा भोज की नगरी क्यों कहते हैं? तो कहा जाता है कि वर्तमान एमपी की राजधानी भोपाल को राजा भोज ने ही बसाया था। तब उसका नाम भोजपाल नगर था, लेकिन कुछ समय बाद उसका भोपाल नाम हुआ, फिर भोपाल हो गया। तो राजा भोज ने ही उस नगर को बसाया था, इसीलिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर, चंदन। तो इसका आंसर होगा कैक्टस। कैक्टस मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति है। ये जो अपने मोटे मोटे फूले हुए तनों में ये पानी बटोरकर शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। इनके पत्ते कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं ताकि वाष्प उत्सर्जन की जो दर है वो कम हो सके, जिससे उनकी जल की आपूर्ति बनी रहे, उनको जल का कमी ना हो। इसीलिए वो देखिए फ्रेंड्स, अगर उनको आप तोड़ेंगे ना तो गुद्देदार जैसा निकलता है, वो पानी ही सब एब्जॉर्ब किए रहते हैं। आप नॉर्मली यहाँ पे देख सकते हैं एलोवेरा भी उसी टाइप का है कुछ। तो इसीलिए ये मोटे होते हैं और वाष्प उत्सर्जन की दर कम हो, वो जो कांटा बना रहता है वो वाष्प उत्सर्जन की दर को कम करता है। और इनकी जो जड़ें होती हैं ना बहुत लंबी होती हैं, नीचे तक जाती हैं, क्योंकि जहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेश होगा वहाँ पानी तो ऊपर मिलेगा नहीं, तो इनकी जड़ें लंबी होती हैं ताकि वो पानी को ले सकें। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसीय अपशिष्ट है सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। तो गैसीय अपशिष्ट तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी, लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं, क्योंकि धुआं एक गैस का रूप ही तो है। गैसीय अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट होते हैं तथा गैसीय रूप में होते हैं, तथा इससे वर्तमान पर्यावरण में जो प्रदूषण होता है उसे वायु प्रदूषण का कारण होता है, उसी से वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहने का मतलब ये है कि गैसीय अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो अन्य अपशिष्ट पदार्थ का शेष होते हैं। मतलब कि लकड़ी है, कोयला है, ये सब जल रहा है तो कोई पदार्थ है, फिर उससे जल रहा है तब वो प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, इसके हैं बहुत से एग्जाम्पल। ये देखिए जैसे लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं, यहाँ पर देखिए ये औद्योगिक क्षेत्रों और चिमनियों से जो निकलता है धुआं, और फिर जंगलों से लगने वाली आग से जो धुआं निकलता है, तो ये एक अन्य अपशिष्ट हैं। फिर उनसे जो निकल रहा है वो धुआं, वो वायु प्रदूषण का काम कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकटित पौधे, बीज द्वारा प्रकटित पौधे, फल द्वारा प्रकटित पौधे, कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे। तो कायिक जनन द्वारा जो वितरित होते हैं, तो इसका आंसर होगा कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे। कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं। कायिक जनन एक अलैंगिक क्रिया है, जनन क्रिया है। ठीक है, यह क्लोनिंग प्रक्रिया भी है। पौधों के कायिक भागों जैसे जड़, पत्ती, शाखा से जो नए पौधे बनाने की क्रिया होती है उसको हम कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन में सिंपली जब हम कोई पौधा होता है, जैसे गुलाब का ले लीजिए, तो गुलाब के टहनी को काटते हैं हम, उसके शाखा को काट के उसको दूसरी जगह लगा देते हैं। वो कहते हैं ना कलम करना, किसी चीज़ का, किसी पौधे का कलम कर देते हैं, उसका काट के दूसरी जगह लगा देते हैं तभी जम जाता है। अब जड़ में देखिए अदरक है, तो अदरक जो हम लगाते हैं एक जड़ी तो है, उसको लगाते हैं वो जम जाता है। तो ये दूर ही दूर तो होगा। अब यहाँ पे देखिए बीजाणु या बीज जब लेंगे तो उसको छींट देंगे हम, तो कुछ पौधे उसमें पास पास हो जाएंगे तो कुछ दूर दूर होंगे।
ठीक है। लेकिन कायिक जनन में ऐसा नहीं है, आप जहाँ लगाएंगे वहीं वो जमेगा। अब फल द्वारा है, अब फल द्वारा जो कह रहा है तो इसमें तो अगर कोई फल है, मान लीजिए अमरूद है, ठीक है, सड़ा है, आप उसको कहीं फेंक दिए तो उसका जो बीज है वो तो फैल जाएगा, कुछ पौधे वहीं नज़दीक जम जाएंगे, तो अगर वही बीज थोड़ा दूर जाएगा तो वहाँ भी पौधा जम जाएगा। तो इसीलिए कायिक जनन द्वारा जो होता है वो दूर दूर ही पौधे वितरित होंगे, सॉरी फ्रेंड्स, दूर दूर ही पौधे वो लगेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको हम लोग खुद लगा देते हैं कायिक करके उसका कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी, सहजीवी। तो इसका आंसर होगा सहभोजी, ठीक है। सहभोजी दो विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अंतःक्रिया होती है जिसमें एक जंतु को तो इस संबंध से लाभ होता है लेकिन दूसरे जंतु को कोई हानि नहीं होता है, ठीक है। एक को लाभ होता है, दूसरे को कोई हानि नहीं होता है, तो उसको लाभ भी नहीं होता है, ठीक है। जैसे गैस्ट्रोपोड कवच में केकड़ा रहता है और कवच के ऊपर समुद्री एनीमोन चिपकी रहती हैं। तो फ्रेंड्स ये केकड़ा कुछ इस तरह होता है और यहाँ पर देखिए ये समुद्री एनीमोन कुछ इस तरह की होती हैं। और भी है इसके एग्जाम्पल, जैसे शार्क से पेट्रोमाइजोन चिपकी रहती हैं, वेल से समुद्री वर्निकल्स चिपके रहते हैं। तो इससे लाभ एक ही को होता है, ठीक है, दूसरे को कोई हानि तो नहीं होता है लेकिन लाभ एक को होता है। अब सहजीवी देखते हैं, सहजीवी इसका उल्टा होता है, ठीक है। अब सहजीवी में जब दो पौधे अथवा जीवधारी साथ रहते हैं तो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है, उसमें एक दूसरे को आपस में लाभ पहुंचाते हैं, उन्हें सहजीवी कहते हैं। जैसे लाइकेन और लेग्यूमिनस कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के ग्रंथियों में पाए जाने वाले नाइट्रीकरण के जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। परजीवी यहाँ पे है, देखिए, तो परजीवी को क्या बोलेंगे? वो जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं परजीवी जंतु कहलाते हैं, ठीक है। परजीवी का मतलब ये होता है दूसरे जीवों पर आश्रित होना। जैसे अब सिंपल उदाहरण लीजिए कि जो है जूं, मनुष्य के बालों में जो जूं होता है वो परजीवी है, वो मनुष्य पर आश्रित रहता है और उनका जो बॉडी का खून होता है उसको भी चूसता है वो। ये चिलुआ जो होता है ये मनुष्य के पसीनों की जो गंध होती है उस गंध से कपड़े में आ जाता है। और एक होता है ये किलनी, जो जानवरों के जो मुलायम पार्ट होते हैं, मुलायम पार्ट मतलब जो उन बाल होते हैं ना साफ, तो उसमें किलनी आ जाता है। तो ये सब जो हैं, जूं हैं, चिलुआ हैं, किलनी हैं, ये सब परजीवी में आ जाते हैं। वे जीव जो अपना भोजन मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं उनको हम मृतोपजीवी कहते हैं। देखिए ऑप्शन में मृतोपजीवी भी है, तो मृतोपजीवी वही होता है जो मृत और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसे हम मृतोपजीवी कहते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर जो प्राप्त होता है भोजन, कार्बनिक पदार्थों से जो प्राप्त करते हैं जीव, उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम मृतोपजीवी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को दोमट या कछार की मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। भारत के लगभग 40 से 45% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना व कार्बनिक तत्वों की अधिकता होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी रहती है। फिर भी यह मिट्टी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। हम और मिट्टी के भी बारे में जान लेते हैं जो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखते हैं काली मिट्टी के बारे में। तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है?
काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के कारण बेसाल चट्टानों के निर्माण से होता है। जब बेसाल चट्टानें टूटने लगती हैं तो उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। भारत में स्थानीय मिट्टी में से एक काली मिट्टी भी सबसे अलग दिखाई देता है, अलग दिखता है ये। इसे स्थानीय में लोकल नाम इसका रेगुर है। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेरोनोजम भी कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम चेरोनोजम भी कहते हैं। चेरोनोजम भी नाम है इसका, काली मिट्टी का एक नाम और है। अब इसका काला रंग क्यों होता है, ये काला किसके कारण होता है? तो इसमें टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कुछ अंश होते हैं, उसी के कारण ये पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इसका रंग काला क्यों होता है। तो इसमें टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट और कुछ जीवांश पाए जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है मिट्टी? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, एमपी में पाया जाता है। अभी मैं ये जब डिस्क्राइब कर दूंगी पूरा तो लास्ट में आपको एक मैप दिखाएंगे, उसमें जितनी मिट्टी हैं सारा दिया हुआ है, कहाँ किस राज्य में, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब आते हैं क्या है, लाल मिट्टी। भारत में लाल मिट्टी मिट्टी का एक प्रकार है, ठीक है, जिसका निर्माण जलवायु के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रवेदार और कायांतरित सेल के विघटन से होता है। विघटन का मतलब कि टूटने से होता है। रवेदार चट्टानें जो होती हैं या फिर कायांतरित सेल जो होता है उसके टूटने से होता है। अब ये मिट्टी लाल क्यों होती है? इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसी कारण ये लाल होती है। लाल मिट्टी को हम पीली मिट्टी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये यूपी के बुंदेलखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, महाराष्ट्र आदि में पाया जाता है। अब है बलुई मिट्टी। तब बलुई मिट्टी, जिस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होगी वो बलुई मिट्टी कहलाएगा। ये ज़्यादातर राजस्थान एरिया में मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए यहाँ पे मैप, इसमें सारा मिट्टी दिया हुआ है, कौन सी मिट्टी कहाँ किस राज्य में पाई जाती है, और ये अलग अलग कलर हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? देखते हैं ऑप्शन। परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका डी होगा, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। अब इकोसिस्टम होता क्या है, इकोसिस्टम क्या है, कैसे इसको हम बताते हैं। पहले तो जानते हैं इकोलॉजी का क्या है। ठीक है, इकोलॉजी का क्या मतलब है? तो इकोलॉजी में इको और लॉजी दो शब्द हैं। ठीक है, इको का मतलब होता है सभी जीव जंतु एवं पौधों, ठीक है, उसमें सभी जीव जंतु और पौधे आ जाते हैं। और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो इकोलॉजी का मिला जुला के सारा मतलब ये हुआ कि सभी जीव जंतु एवं पौधों का जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र का अर्थ या अवधारणा या उसका क्षेत्र से है। ठीक है, उसका मतलब है कि जहाँ सभी जीव जंतु, पौधे, पादप आदि शामिल हों। ठीक, उसका मतलब यही है। ये सभी जीव पर्यावरण में आपस में अंतःक्रिया करते हैं एवं सामूहिक रूप से एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, निवास स्थान एवं भोजन का आदान प्रदान भी करते हैं। इकोसिस्टम की अवधारणा के अंतर्गत वन, खेत, रेगिस्तान, दलदलीय इलाके एवं स्थान जो भी हैं सूखा, उन मौसम के अनुरूप जलवायु आदि, ये सभी जो परिवर्तन होते हैं मौसम में, ये सब इकोसिस्टम में शामिल है। ठीक है, अब ये पारिस्थितिकी शब्द जो है ये सबसे पहले किसने सोचा, ये किसके दिमाग में आया, चलिए इसको भी जान लेते हैं। तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग
1866 में जर्मन के जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने अपनी पुस्तक जनरल मॉर्फोलॉजी द ऑर्गेनिज्म में किया है। तो मतलब इसका यह है कि पारिस्थितिकी शब्द जो जीव वैज्ञानिक जर्मन के थे अर्नेस्ट हैकल ने दिया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी का क्या नाम है? आंसर ज़रूर दीजिएगा। आंसर देने से पता चल जाएगा कि कौन वीडियो किसने अच्छे से पढ़ा है।